आसमान में सिर उठाकर घने बादलों को चीरकर रोशनी का संकल्प ले, अभी तो सूरज उगा है। अभी तो सूरज उगा है। दृढ़ निश्चय के साथ चलकर हर मुश्किल को पार कर घोर अंधेरे को मिटाने अभी तो सूरज उगा है। आवाज देश की में प्रधानमंत्री की यूएस यात्रा को केंद्र में रखकर जानने की कोशिश करेंगे भारतीयों के देश विदेश में बढ़ते सम्मान को। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रधानमंत्री मोदी की इस बार की अमेरिकी यात्रा विजिट ऑफ इंडिया कहलाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी की पहले की अमेरिकी यात्रा विजिट ऑफ नरेंद्र मोदी कही गई। 22 जून 2023 को अमेरिकी संसद के संयुक्त अधिवेशन को उन्होंने संबोधित किया। 12वीं बार विदेशी संसद को संबोधित करने वाले वो भारत के पहले प्रधानमंत्री हैं। 2014 के बाद देश की विदेश नीति का आधार पड़ोसी प्रथम और विस्तारित पड़ोसवाद रहा है। 16 देशों में जाने के लिए भारत के नागरिकों को अब वीजा की कोई जरूरत नहीं है। 43 देशों ने भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा ऑन अराइवल की सुविधा दी है। वैक्सीन मैत्री के तहत दुनिया के सैकड़ों देशों को कोरोना वैक्सीन दी गई है। कोरोना काल में विदेश में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए वंदे भारत मिशन और ऑपरेशन समुद्र सेतु अभियान चलाया गया। 2015 में यमन से भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए ऑपरेशन राहत भी चलाया गया। ये तमाम बिंदु हैं जिनकी वजह से भारत में जो प्रयास किए गए हैं वो फलीभूत हो रहे हैं और विदेश में लगातार भारतीयों का परचम अब फहरा रहा है। इस पूरे विषय को जानने समझने की कोशिश करेंगे कुछ विशेषज्ञों के माध्यम से। हमारे साथ बहुत सारे विशेषज्ञ हैं। श्याम जी, सबसे पहले मैं आपसे शुरू करता हूं क्योंकि आप देश विदेश में रहने वाले तमाम भारतीयों के बहुत संपर्क में रहते हैं, उनकी परेशानी दिक्कत को समझते हैं और उनकी जो दुश्वारियां हैं उनको दूर करने का प्रयास भी लगातार करते हैं। क्या आपको लग रहा है 7-8 वर्षों में परिवर्तन आया है? अलग अलग देशों का नज़रिया भारतीयों को देखने का थोड़ा सा बदला है? हाँ, जरूर अवश्य बदला हुआ है। कारण 2014 से पहले हम बताते थे डायस्पोरा के लोगों को कि ऐसा कुछ आप कीजिए कि हाँ हमारा सीना खुल जाए और हम ऐसा कुछ करेंगे कि आप सर उठाकर चले जिस देश में भी आप हो जी। 2014 के बाद अभी ये परिस्थिति निर्माण हो गई है। जहाँ भी भारतीय बसा हुआ है वो उस तरह से स्वाभिमान से कहता है कि मैं भारतीय हूँ। पहले ये परिस्थिति नहीं थी और इसके साथ ही हर भारतीय बाहर का आज जिस तरह से आगे बढ़ रहा है तो केवल भारत जैसे जैसे ऊपर चढ़ रहा है वैसे उनका भी विकास हो रहा है, यह दिखाई देता है। तो ये एक दूसरे के साथ ऐसा एक सुंदर संबंध है, उसके कारण आगे बढ़ रहे हैं जी। तो डायस्पोरा और भारत साथ में आगे बढ़ रहे हैं, इसका अनुभव बाहर मिलता है। अनिल जोशी जी, आप 2 देशों में फिजी और ब्रिटेन में डिप्लोमेट रहे हैं और आपने बहुत नज़दीक से देखा है भारतीयों की वहाँ की कार्यप्रणाली को और भारतीयों के जीवन स्तर को। क्या कारण पिछले 8-9 वर्षों में हुआ है जिसकी वजह से अलग अलग देशों का भारतीयों को देखने का नज़रिया थोड़ा सा बदल गया है? धन्यवाद प्रतिबिंब जी। वास्तव में चूँकि हमें आज़ाद हुए 75 वर्ष से ज़्यादा का समय हो गया तो हमें ध्यान में आता है कि हमारे राजनयिक डिप्लोमेसी में पिछले कुछ वर्षों से विशेष रूप से 2014 के बाद कुछ आधारभूत परिवर्तन हुआ और उसको जैसे हम ये बात किया करते थे कि समय कोल्ड वार की बात थी तो नॉन अलाइनमेंट की बात थी, परंतु राष्ट्रीय और रणनीतिक ये मुद्दे हमारी प्राथमिकता में आए उस दृष्टि से 2014 के बाद शुरुआत हुई। और मैं समझता हूँ कि अगर जब हम बात करते हैं इतनी सफल जो अभी यात्रा जा रही है तो 3 चीज़ें बहुत ध्यान में आती हैं। आदरणीय
श्याम जी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के माध्यम से लगातार प्रवासियों से जुड़ने का काम कर रहे हैं। मोदी जी, अटल जी, सब लोगों ने काम किया और प्रवासी भारतीय दिवस प्रारंभ हुआ। तो प्रवासी भारतीय हमारी जो रचना थी उसके केंद्र में आ गए। अब कहीं भी दुनिया के अंदर, जैसे आपने पढ़ा भी कि कोई भी वीज़ा मिलने की बहुत सारे देशों में आवश्यकता नहीं है। कहीं प्रवासी भारतीय फंसते हैं तो उनको देश में लाने की, चाहे हमारे विद्यार्थी हों, और अभी अमेरिका में जो बात हो रही है उनके वीज़ा की भी बात हो रही है, जो हमारे लोग वहाँ पर हैं। और दूसरी बात, भारत रणनीतिक दृष्टि से चीन की जहाँ तक बात आती है कि चीन के साथ हमारा सीमा विवाद है, तो अमेरिका और भारत के संबंध जो हैं उस दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि हम जेट उसकी बात कर रहे हैं, उसके डिज़ाइन की बात कर रहे हैं, उसकी टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं। तो उस दृष्टि से जो रक्षा रणनीति है उस दृष्टि से भी ये विजिट महत्वपूर्ण है। और तीसरी और महत्वपूर्ण बात है सॉफ्ट डिप्लोमेसी, जिसको हम कहते हैं। तो ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है, आज भी बता रहे थे जो हमारे पुराने यूएन में एम्बेसडर हैं कि शायद ही दुनिया के अंदर कोई ऐसा दिवस हो जो संयुक्त राष्ट्र संघ मनाता है जो इतनी सफलता और लोकप्रियता के साथ मनाया जाता हो जैसा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। और हमने देखा भी कि संयुक्त राष्ट्र के कार्यालय में जो योग दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने, तो 180 देशों के रिकॉर्ड प्रतिनिधि उस कार्यक्रम में सम्मिलित थे। ये भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है। मनन द्विवेदी जी, आप CSIR से लगातार जुड़े हैं। CSIR की क्या भूमिका है उसको थोड़ा सा स्पष्ट करते हुए, जो भूमिका भारतीयों की लगातार बढ़ रही है वैश्विक पटल पर, उस पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले मैं अपना धन्यवाद प्रेषित करना चाहूँगा प्रतिबिंब जी को और संसद टीवी को कि वो ARSP के भवन में आए और यहाँ पर आकर हम लोग डायस्पोरा के ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और ये जो कार्यक्रम किया जा रहा है, इसको जो ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, ये ARSP अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद और CSIR दैट इज़ सेंटर फॉर स्टडीज़ इन इंटरनेशनल रिलेशंस, जो करीब 12-15 वर्षों से चल रहा है। और हमारा जो ध्येय है वो ये है कि इंडिक पर्सपेक्टिव, जो भारतीय पर्सपेक्टिव है अंतर्राष्ट्रीय संबंध का, इंटरनेशनल रिलेशंस का, भारत की विदेश नीति के कॉन्टेक्स्ट में, भारत की कूटनीति के कॉन्टेक्स्ट में, उसको कैसे आगे लाया जाए। क्योंकि हम लोग अगर देखें तो हम ये पाएंगे कि विश्वविद्यालयों में, डिप्लोमेटिक सर्कल्स में भी जो हम इंटरनेशनल रिलेशंस थ्योरी की बात करते हैं, जब हम विदेश नीति की अवधारणा की बात करते हैं, तो वो अमेरिका से या फिर वेस्टर्न नॉलेज से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है। तो ऐसी एक सोच भारत में डेवलप हुई, जिसको हम कर रहे हैं आगे की तरफ डेवलप करीब 12-15 वर्षों से CSIR के माध्यम से, जिसके कई घटक हैं। हमारा एक घटक है जो चाइना और इंडिया पे काम कर रहा है, एक घटक है जो जिसके तत्वाधान में ये कार्यक्रम किया जा रहा है, ये इंडिया और US पे काम कर रहा है, इसे हम अमेरिकन स्टडीज़ मीट कहते हैं। तो भारतीय और इंडिक पर्सपेक्टिव ऑफ विदेश नीति के अलावा हम लोग अमेरिका के ऊपर और चीन के ऊपर और वेस्ट एशिया के ऊपर भी हमारे सारे घटक काम कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं रघुवंश सिन्हा जी हैं, अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। यहाँ पर चीन का जिक्र किया, तो जब अमेरिका और भारत के संबंध प्रगाढ़ होते हैं तो हमेशा ही चीन केंद्र में आ ही जाता है। चीन को केंद्र में रखते हुए क्या अमेरिका की तरफ से लगातार पहल की जा रही है कि भारत के साथ संबंध प्रगाढ़ किए जाएं, या वैश्विक पटल पर हर मोर्चे पर कह सकते हैं भारत का प्रभुत्व लगातार बढ़ रहा है, इसलिए अमेरिका हमसे संबंध मधुर बना रहा है? देखिए, भारत का जो बढ़ता हुआ प्रभाव है वो हमारे अर्थव्यवस्था में झलकता है। हम आज 5th लार्जेस्ट इकॉनमी हैं। 2028 होते होते हम 3rd लार्जेस्ट इकॉनमी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हमारा जो मिलिट्री पावर है, हमारा जो सॉफ्ट पावर है, हमारा जो डिप्लोमेसी का इन्फ्लुएंस है, वो बढ़ते जा रहा है। और इसी के कारण ये है कि आज अमेरिका ये देखती है कि अगर पूरे विश्व में शांति रखना है और चीन जिस तरह से अपना प्रभाव बढ़ाने का कोई विस्तारवाद नीति के अंतर्गत वो अपने नेबर्स के प्रति और अपने दूसरे एरियाज़ में भी प्रभाव बढ़ा रहा है, तो अमेरिका ये देख रही है कि भारत एक बहुत ही अच्छा उसका पार्टनर है। और भारत को भी आज ये बहुत ज़रूरी है कि चीन को अगर हम किसी भी तरह से टक्कर देना चाहते हैं
तो आज एक हाइब्रिड वॉरफेयर का ज़माना आ गया। तो हमें टेक्नोलॉजी की ज़रूरत है, हमें अपनी इकोनॉमी को और दुरुस्त करने की ज़रूरत है, हमें साइबर सिक्योरिटी पर ध्यान देने की ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र की ज़रूरत है। तो ये सभी चीज़ में जितनी हमें अमेरिका की ज़रूरत है उतना ही अमेरिका को हमारी ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो नेबरहुड है, हमारे जो इंडियन ओशन रीजन है, इंडो पैसिफिक रीजन है, ये सभी एरियाज़ में भारत एक प्रभावी देश है। तो अमेरिका का भी एजेंडा है, अगर भारत को साथ लेके चला जाए तो शांति मेंटेन किया जा सकता है और चीन को बहुत हद तक कंट्रोल में किया जा सकता है। जी, राजीव नयन जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। 2014 में जब प्रधानमंत्री ने शपथ ली थी तो उन्होंने कहा था कि हम किसी भी देश के साथ ना झुक कर देखेंगे, ना उसको आंखें मिलाकर देखेंगे, बल्कि आंखों में आंखें डालकर देखेंगे। हमने देखा पिछले दिनों जिस तरीके से रूस जो है लगातार युद्ध में घिरा हुआ है और सारा पश्चिम ये चाहता है कि हम किसी एक पक्ष की तरफ खड़े हुए नज़र आए, तो साफ तौर पर हम लोगों ने कह दिया था कि हम अपनी ज़रूरतों के हिसाब से अपने संबंधों को बनाएंगे। और हमने गैस लिया, फ्यूल लिया और अमेरिका की खुद की धरती पर हमने स्पष्ट कर दिया कि हम जो चाहते हैं वही करेंगे, किसी एक पक्ष के जाने के पक्ष में हम लोग नहीं हैं। ये दिखाता है कि हम लोग किसी एक धड़े के साथ ना तो जुड़े हुए हैं और ना जुड़ना चाहते हैं। हम अगर जुड़े हैं तो हम हमारे देश के लिए, हमारे देशवासियों के लिए क्या कुछ बेहतर हो सकता है, उसी आधार पर हम अपनी विदेश नीति का निर्धारण कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल सही आपने बोला। देखिए, जब हमारे प्रधानमंत्री गए तो उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान दिया जी। वो बयान बहुत सारी भ्रांतियां जो चल रही थी, हमारे जो बार बार हमारा जो एक पोजीशन आता था, हमारा एक पक्ष जो यूक्रेन के और रूस के संघर्ष के बारे में होता था, तो कई बार लोग कहते थे कि न्यूट्रल है। तो हमने एक बार न्यूट्रल इंटरनेशनल रिलेशंस में, अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एक उसकी एक अलग एक परिभाषा है। तो कई बात लोग समझ नहीं पाते थे। हम न्यूट्रल नहीं थे, हमने मेरिट बेस्ड सारा का सारा अपना एक निर्णय लिया और हमने देखिए उन्होंने कहा हम शांति चाहते हैं, और ये बहुत बड़ा वक्तव्य था और बहुत ही गहरा वक्तव्य था। बहुत लोग समझ नहीं पाए, जो समझे उस बात को, जो अभी तक हमें लगातार जो कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है भारत का, उसको उद्धृत करता है। वो कहते हैं कि भाई किसी को भी डायलॉग से कीजिए, डिप्लोमेसी से कीजिए, साथ साथ आप किसी देश की संप्रभुता को आप कीजिए डिस्टर्ब, अगर जो उनका टेरिटोरियल इंटीग्रिटी है उसको भी आप रखिए। इस चीज़ को एक बड़ा ही सारगर्भ तरीके से रखा है। अब बात आती है राष्ट्रीय हित की, भारत के राष्ट्रीय हित की। देखिए, आज जब पूरे का पूरा विश्व संघर्ष कर रहा है कि किस तरह से अपने आर्थिक स्थिति को बचाए रखे, अपने लोगों का कल्याण करे, ऐसे स्थिति में किस तरह से उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को एक सुचारू रूप से आगे चलाया। और हमने देखिए शुरू में पकड़े गए वो लोग जो झूठ बोलते थे। जो तेल आता था वह केवल हमारे लिए नहीं आता था, वो यहाँ आता था परिष्कृत होकर और यूरोप जाता था, यूरोपियंस लेते थे, लेकिन आरोप हमारे ऊपर लग रहा था। हमने तो बहुत बाद में अपने लिए, हमारे जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स थे उसने लिया, हमने बीच के क्षण में थोड़ा टैक्स लगाया, तो ये हमारा आर्थिक मदद हमें वही मिली थी। उसके अलावा खुद का जो हमारे ऊपर आरोप लगाते थे उसको हमने एक्सपोज किया, और एक्सपोज कर देखिए अब खामोशी हो गई। जो कल तक चिल्ला रहे थे जो लोग, आज खामोश हैं, क्योंकि भारत ऐसा कुछ नहीं करता है जो एक तरह से पैरोकियल नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट करता है। चाहे वो आप वैज्ञानिक देखें या कहीं भी देखें, वो कहीं न कहीं से अंतर्राष्ट्रीय जनहित, अंतर्मानव कल्याण के लिए कार्य करता है, जो हमारा सिद्धांत भी है। जो अभी मन्नन जी ने कहा, सेंटर फॉर स्टडीज इंटरनेशनल रिलेशन, और श्याम जी जो अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद के सेक्रेटरी जनरल है, दोनों के दोनों डायस्पोरा को हमने कभी भी एक पैरोकियल रूप से नहीं उठाया, दोनों को जोड़ा, विश्व कल्याण के लिए जोड़ा। मुझे याद है आज से करीब 17 साल पहले श्याम जी परांडे न्यूयॉर्क में एक बैठक में बोल रहे थे, और उन्होंने वहाँ के प्रवासियों कहा कि आप अपने देश के कल्याण के लिए बात करो। तो वहाँ जहाँ प्रवासी, जहाँ की होस्ट कंट्री जिसे कहते हैं, और हम अपने आप को जब परिभाषा में डायस्पोरा का बोलते हैं, होम कंट्री जिसको कहते हैं, वो कभी नहीं कहा कि हम होस्ट कंट्री के खिलाफ जाओ। और यही जो हमारी भारतीय परंपरा है, और भारतीय परंपरा इसी तरह से जोड़े रखती है, और इसी परंपरा को, जो हमारी सनातनी परंपरा, भारतीय परंपरा चल रही है, वो कभी भी किसी से संघर्ष के लिए नहीं कहती है, मिल के
काम करो, उनका भी कल्याण करो, हमारा भी कल्याण करो। और इसी सिद्धांत को लेकर प्रधानमंत्री जी वहाँ पर एक डायस्पोरा को जब करेंगे वहाँ पर जब चलिए, आर्थिक पक्ष जो है बहुत महत्वपूर्ण है और पूरे विश्व की नज़र भारत पर टिकी हुई है। जब स्लो डाउन है लगभग सारी दुनिया में, ऐसे में भारत की इकोनॉमी लगातार गतिशील बनी हुई है। ये जो गतिशीलता है हमारी इकोनॉमी की, हमारी अर्थव्यवस्था की, वो भी क्या सभी देशों को आकर्षित कर रही है, या फिर जिस तरीके की विदेश नीति हम लोगों ने निर्धारित की है नए सिरे से, उसका असर भी हमारी अर्थव्यवस्था को बेहतर बनाने में पड़ रहा है क्या? देखिए, दो तुलनाएं मेरे ध्यान में आ रही है। एक ही तारीख 11 सितंबर, इस तारीख को दो घटनाएं हुई। पहली घटना स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो में जाकर के सर्वधर्म परिषद में भाषण होना, और दूसरी घटना वो ट्विन टावर्स अमेरिका के दहशतवाद के कारण उद्ध्वस्त होना। ये दो घटनाएं दो मानसिकता का प्रतीक है। एक मानसिकता विध्वंसकारी है, दूसरी मानसिकता जो भारतीय सृजनकारी तत्वज्ञान है, विचार है, उसको दर्शाने वाली है। संजोग की बात है कि अपने प्रधानमंत्री जी का भी नाम नरेंद्र है, जो विवेकानंद जी का बचपन में नाम था। उनका जन्म भी सितंबर मास का ही है। तो मुझे लगता है कि भारत दुनिया को राह दिखाने की प्रारंभ की एक घड़ी है। भारत का भाग्य सूर्य उदय होना, इसके ये लक्षण सारे दिखाई दे रहे हैं। इसके अलग अलग आविष्कार है। योग का पॉपुलर होना, भारतीय अर्थव्यवस्था का सुधरना, भारत का दुनिया के नक्शे में स्थान ऊंचा होना, ये सारे लक्षण उसी भारत के भविष्य की दिशा को सूचित करते हैं, ऐसा मुझे लग रहा है। जी जी, ये पीछे यहाँ पर कुछ जो हैं अंतर्राष्ट्रीय विषयों को पढ़ाने वाले हैं और भारत और अमेरिकी संबंध को पढ़ाने वाले कुछ शिक्षक भी यहाँ पर मौजूद हैं। खड़े होकर ज़रा अपना परिचय के साथ शुरू करें कि ये जो बदलाव आया है भारत को देखने का विश्व की ओर से, वो किस चीज़ का परिचय है? क्या हम लोगों ने एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी की यहाँ पर बात की, यहाँ पर अर्थव्यवस्था की भी बात की जा रही है। साथ ही साथ हमने देखा कि कोरोना काल में जिस तरीके से हमने एक तरीके से चिकित्सक जो परामर्श या फिर सहयोग और सहायता हम लोगों ने पहुंचाई विश्व को बिना किसी जो है लोभ के, क्या वो भी कहीं ना कहीं कारगर सिद्ध हो रही है? इसलिए भारत का जो है सम्मान लगातार वैश्विक पटल पर बढ़ रहा है। नमस्ते, माय नेम इज उमेश चंद्र अजमेरा जी। द वे इंडिया हैज ट्रांसफॉर्म्ड इट्स इमेज वर्ल्ड ओवर, ऑल ओवर द वर्ल्ड, being apart from being both India and US being democratic countries, both are technologically advanced nations. India and US recognize the significance of technological advances in various sectors like defense, space, cyber security, and quantum computing. This particular visit will aim to foster partnership and exchange expertise in harnessing the critical technologies for mutual benefit. If you look at Prime Minister's meetings with top American CEOs like Elon Musk and CEOs of General Electric and Micron Tech, this shows Prime Minister's commitment towards bringing investments and innovations in helping make in India and digital India that drives India towards the vision of TechAid, the term coined by the Prime Minister. So this technology has transformed India's image, and we have to see the significance of technology in the development, and as the vision of Prime Minister Modi, we should all work towards taking India towards TechAid. 75 बरस हो गए हमें आज़ाद हुए। इन 75 बरसों में सबसे ज़्यादा विदेशी निवेश भारत में इन दिनों हो रहा है, और अगर इस तरीके की बड़ी कंपनियां और भारत में सेटअप बनाती हैं तो रोज़गार की समस्या का निदान भी कहीं ना कहीं होगा। आप milestone in many senses, from as our Honorable Secretary General Shyam Pandey ji said about the sun never sets on Indian diaspora, from Fiji to Hawaii Island, and from southernmost, thus from Denmark to Canada. So the most important part of this government is which was left over, like the relationship with the diaspora.
Now, the Honorable Prime Minister redefined the significance and the relation with the Indian diaspora, and he has won the heart and mind of Indian diaspora. So, as our Secretary General rightly said that now the India is puffing out their chest, and they are proudly saying that they are of Indian origin and they are Indians. So, it is an overwhelming change in the perception and mindset of Indian diaspora across the world. So, I find that now our Antarashtriya Sahyog Parishad that is also looking after the historical diaspora of India. We are trying to connect those who migrated or those who were dislocated from India 1,000 years ago. So now we are working on to bringing the link between Indian community, Indians as well as the historical diaspora like Gypsy and Roma community. So I find that this the visit of Honorable Prime Minister to the United States of America is primed to plug the holes that coming down the road of international relations, and I think that the Honorable Prime Minister this visit further consolidating the India-US ties, and now we are in position to make the relationship with the hardcore negotiation. Earlier, it was not such a situation. We were succumbing to the pressure of United States of America. But now India is in position to negotiate its national interest जिसका with जिक्र the मैंने United अभी States of किया भी था America. कि 2014 के बाद जब प्रधानमंत्री से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ना झुक के देखेंगे ना आंखें उठाकर देखेंगे, आंखों में आंखें डालकर देखेंगे. उसका जिक्र कर रहे हैं. ताली होनी चाहिए इनके लिए. और यहाँ पर क्या हम हर भारतीय के पासपोर्ट का वजन भी लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसका जिक्र मैंने किया है कि वीज़ा ऑन अराइवल और बहुत सारे देशों में वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं है, आपका पासपोर्ट ही आपका वीज़ा बन जाता है. वो किस बदलाव का परिचय है? बिल्कुल बिल्कुल 2014 के बाद हमने बहुत ज़्यादा बदलाव देखा, और आज जो हमारा पासपोर्ट है वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट इन वर्ल्ड है, ऐसा बोला जाता है. 17 कंट्री में बिना वीज़ा के हम जा सकते हैं, और मोर देन 45 कंट्रीज में वीज़ा ऑन अराइवल की फैसिलिटी भारतीय पासपोर्ट धारकों के पास है. और 2014 के बाद बहुत सी बदलाव आई, जिसमें मैं खुद फॉरेन पॉलिसी पढ़ाता हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी में, और ऑप्शनल पेपर है. अभी बच्चों को फॉरेन पॉलिसी बहुत इंटरेस्ट है, बच्चे सामने से आके फॉरेन पॉलिसी का पेपर ऑप्ट करते हैं और पढ़ते हैं, बड़े इंटरेस्ट के साथ पढ़ते हैं. तो काफ़ी पॉजिटिव बदलाव देखा. और कल ये जब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का जो भाषण हुआ, भाषण बहुत इंपॉर्टेंट बात कही जो भारत के नेचर को दर्शाता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात को दर्शाता है कि जो योग है, योग को हम पेटेंट नहीं कराते, हम सबको योग को ऐसे देते जो हमारा भारत का नेचर है, भारत के लोगों की प्रकृति है. और हमने कोरोना काल में भी देखा, कोरोना काल में भारत ने ये 40-50 से ज़्यादा देशों को फ्री में वैक्सीन प्रोवाइड कराया, और भी जो हेल्थ से संबंधित जो भी ज़रूरतें थी उनको प्रोवाइड कराया. तो डेफिनेटली 2014 के बाद भारत के विदेश नीति में काफ़ी ये सकारात्मक ये बदलाव देखा गया है, और जो भारत के जो प्रवासी लोग हैं वो इस चीज़ को एंजॉय करते हैं, प्राउडली इस चीज़ को एक्नॉलेज करते हैं, बोलते हैं, और ये डेफिनेटली काफ़ी बड़ा प्रभाव पड़ा है 2014 जी. अनिल जी, आप क्योंकि शिक्षा मंत्रालय से संबंध रखते हैं और शिक्षा के क्षेत्र में भी देखा कि बहुत सारे भारतीय छात्र अमेरिका और यूके जाते हैं पढ़ने के लिए और अन्य देशों में भी जाते हैं. अब उनके जाने की संख्या लगातार बढ़ रही है और उनको दी जाने वाली सुविधाओं में भी इजाफा हो रहा है. इसके साथ साथ अब भारत में भी विश्व की अलग अलग बड़ी शैक्षिक संस्थाएं जो हैं, यूनिवर्सिटी जो हैं, अपने कॉलेजेस भारत में खोल रही हैं. ये किस तरीके का बदलाव? देखिए, इसमें इस कई तरीके का जो इंडिकेशन है, एक तो जो प्रवासी भारतीयों की शक्ति का भी एक हमें परिचय मिल रहा है. अभी जो यूएस की जो उपराष्ट्रपति हैं वो भी भारतीय मूल की हैं, भारत से संबंध रखती हैं गहरे. अभी जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री हैं वो भी भारतीय मूल के हैं. तो भारतीयों की शक्ति में निरंतर इजाफा हो रहा है, और भारतीय शिक्षा संस्थाओं का स्तर वैश्विक स्तर पर उसको मान्यता मिल रही है. चाहे हमारे IITians हैं, हम ये कहते हैं कि जो वैज्ञानिक हैं अमेरिका में, वो आधे से ज़्यादा वैज्ञानिक जो है वो भारत के हैं, भारत के माध्यम से गए हैं. तो इसका मतलब हमारी शिक्षा संस्थाएं, जो हमारे विद्यार्थी, जो हमारे युवा हैं, उनको दुनिया भर में मान्यता मिल रही है. इसके कारण से इसका एक रेसिप्रोकल इफेक्ट भी है. इसका मतलब यह है कि जो भारत की जो शिक्षा संस्थाएं हैं वो वैश्विक स्तर पर भी स्वीकृति पा रही हैं. इसलिए बहुत बड़ी संख्या में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग भारतीय विश्वविद्यालयों के साथ हो रही है,
और हमें ध्यान में आया कि चाहे हार्वर्ड हो चाहे स्टैनफोर्ड हो, वो भारतीय संस्थाओं के साथ काफ़ी उनकी इस तरह के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग चल रही है। बहुत विद्यार्थी यहाँ से वहाँ जाते हैं, वहाँ से यहाँ पर आते हैं। हमारे कुछ विद्यार्थी अभी हार्वर्ड में जाने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारी शिक्षा संस्थाएं हैं उनमें से निकले विद्यार्थियों की जो है दुनिया भर में स्वीकृति और हमारी शिक्षा संस्थाओं की मिली है। जो उनकी समस्याएं थी, जो अभी तक जिनके ऊपर ये था कि चाहे इंडिविजुअल लेवल के ऊपर व्यक्तिगत स्तर पर ही उसको देखा जा रहा था, अब इस सरकार की क्षमता ऐसी है, इस सरकार की दुनिया में जो प्रतिष्ठा है वो ऐसी है कि हमारे विद्यार्थियों को, उनके स्पाउस को, पत्नियों को, बच्चों को भी वहाँ पर नौकरी मिल रही है। और इसके कारण से एक जो बदलती हुई दुनिया, जिसको हम ग्लोबलाइजेशन की दुनिया कह रहे हैं, दुनिया अलग अलग भागों में नहीं बटी हुई है, तो वो जो ग्लोबलाइजेशन वाली दुनिया है उसमें भारत का एक शेयर, और भारत 140 करोड़ का देश है, तो वो भी भारत की दुनिया भर में प्रतिष्ठा का एक कारण बन रहा है। जो परिदृश्य हो रहा है श्याम जी, एक टिप्पणी, क्योंकि समय समाप्त हो रहा है, क्या भारत को फिर से विश्व गुरु जो है वो स्थापित करने की दिशा में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्या? जी, अभी जो हम देख रहे हैं वैश्विक परिदृश्य, उसमें यदि रशिया यूक्रेन के युद्ध की बात होती है तो अमेरिका से नरेंद्र मोदी जी वहाँ पहुँचने से पहले ही अपेक्षा शुरू हो गई कि कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन कोई कर सकता है तो नरेंद्र मोदी और भारत कर सकता है। तो भारतीय जो मानसिकता है, जैसे हमने देखा है कि गत 20-25 वर्षों में कन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के काफ़ी प्रयास हुए, लेकिन सभी के सभी फेल हो गए। और भारत ने निष्पक्षता से हम शांति के पक्ष में है यह जो भूमिका ली है, तो उसके कारण अपनी जगह बनते जा रही है। इसके रिजल्ट्स आने चाहिए, उस दिशा में हमने बढ़ना चाहिए। हमने जो मार्ग चुना है उस पर हम अग्रसर होंगे तो अवश्य हम ज्ञान, जैसे योग है, ज्ञान है, वैसे ही स्ट्रैटेजिक एरियाज़ में भी हम सक्सेसफुल होंगे, जिसके कारण हम किसी पर कब्जा करना नहीं चाहते, हम सबको साथ में लेकर आगे बढ़ रहे हैं। हम जो कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, वैसा जीते हैं। जैसे वैक्सीन की बात हुई है, जैसे गेहूं की बात हुई, जब सब जगह मारामारी थी तो हमने अपना गेहूं निकाल कर दिया लोगों को। तो इस तरह से हम अपनी जगह बनाते जा रहे हैं, हम अवश्य उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, ऐसा पूरा विश्वास है। पूरा विश्वास है और विषय बहुत वृद्ध है। कविता की कुछ पंक्तियां जो है प्रवासी भारतीयों की शक्ति पर मैं बोलना चाहूँगा कि गर भारत ना जा सकते हो, भारत यहाँ बना सकते हो। भारत बस एक देश नहीं है, भारत तो एक कस्तूरी है, सबके हृदय में वो बसता है। कीचड़ हो या अंधियारा हो, हृदय कमल सा वो बसता है। इतने राम और इतने कृष्ण अब जबकि पश्चिम में आए, तुम ही कहो कि टेम्स की धारा कैसे ना गंगा कहलाए। अब जब दुनिया एक ग्राम है, यही अयोध्या तू ही राम है। मन के भारत को जान जगह बाहों में भर, जिस भारत को ढूंढ रहे हो 7 समुंदर पार कहाँ है। तुम हो जहाँ भारत भी वहाँ है, तुम हो जहाँ भारत भी वहाँ है। और भारत एक देश, एक राष्ट्र का नाम नहीं है, एक विचार का नाम है। और जहाँ जहाँ ये विचार फलीभूत हो रहा है वहाँ पर ही भारत है। और भारत की प्रतिष्ठा जिस तरीके से बढ़ रही है और उस प्रतिष्ठा के कारणों को यहाँ पर गिना गया है, बताया गया है। आप विशेषज्ञ इस कार्यक्रम में सम्मिलित हुए, इस कार्यक्रम को आप लोगों ने बहुत ही खास बना दिया। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। आवाज़ देश की में आज के लिए इतना ही। आवाज़ देश की में आपसे फिर भेंट होगी एक नए विषय के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, लेकिन देखते रहिए संसद टीवी। नमस्कार।